हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ और मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। पहले के कुछ 10-15 मॉक टेस्ट है वो आपका ए बी सी मॉड्यूल के ऊपर है। तो ये जो मॉक टेस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे और कुछ और आगे आने वाले टाइम में, तो वो सारा हमारा एक तो मार्केटिंग वाला मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे क्वेश्चंस नहीं थे, तो उसके ऊपर ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं ये वाला। इसमें बोला है व्हेन ए बैंक ऑफर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बल्क डिपॉजिट इट इज सेड टू बी। जब बैंक अपने कस्टमर को अच्छा इंटरेस्ट रेट, अगर किसी कस्टमर ने बहुत ज़्यादा बल्क डिपॉजिट किया बैंक में, तो अच्छा इंटरेस्ट रेट यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है उस कस्टमर के कंपैरिजन में जिसके डिपॉजिट कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग या डिफरेंशियल। डिस्क्रिमिनेट मतलब थोड़ा सा भेदभाव करना। ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है थोड़ा भेदभाव। भेदभाव किस टर्म में हो गया? बैंक इसको भेदभाव नहीं बोला जाएगा। अक्सर कुछ जो कस्टमर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट बैंकों के पास रखते हैं, तो बैंक उनको एज ए कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराने के लिए, कि वो कस्टमर सेटिस्फाई रहे, तो एक तरह का इंसेंटिव उनको देता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। तो उसमें वो अच्छे इंटरेस्ट रेट देता है अगर डिपॉजिट है तो। अगर लोन लेना है कस्टमर को, तो थोड़ा सस्ता इंटरेस्ट रेट देगा, थोड़ा कम देगा। तो इस तरह से कस्टमर को इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है, तो उसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, या उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये जो प्राइसिंग टर्म है, इसका मतलब क्या है? बैंकों के लिए जो प्राइसिंग होता है वो होता है उसका इंटरेस्ट रेट। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके लिए प्राइस क्या है? उसकी कीमत। जैसे हमने एक कॉपी खरीदी, एक पेन खरीदा या कुछ भी, तो उसका एक कीमत होता है। बैंकों के लिए क्या हो सकता है प्राइसिंग? बैंकों के प्रोडक्ट, जैसे हाउसिंग लोन एक प्रोडक्ट हो गया, या फिर डिपॉजिट सेविंग बैंक, इस तरह के प्रोडक्ट। तो उस पे जो भी बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है या इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है कस्टमर को, जैसे डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट रेट देगा, तो उसको प्राइसिंग बोला जाता है। और हाउसिंग लोन या किसी भी टाइप का पर्सनल लोन, उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा कस्टमर से, उसको प्राइसिंग बोला जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट को प्राइसिंग बोला जाता है बैंक की टर्म में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब दूसरों से अलग। ठीक है, दूसरों से अलग। तो अच्छा इंटरेस्ट रेट देगा बल्क डिपॉजिट में, तो उसको बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग या डिफरेंशियल प्राइसिंग। सो आंसर हो जाएगा ई, इधर ए और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब कोई भी नया प्रोडक्ट आपको डेवलप करना होता है, तो उसके प्रॉपर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है आइडिया स्क्रीनिंग, कि आपको प्रॉपर एक आइडिया आएगा कि क्या आपको करना है। फिर आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जिसका आपने आइडिया कि क्या उस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है। फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। फिर लास्ट स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे उसको फाइनली कमर्शियल में मतलब मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। और मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसका ध्यान रखा जाता है कि उस जिस जगह पे हम लॉन्च करने वाले हैं उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं जब कमर्शियल लॉन्च होते हैं, यानी फाइनली कमर्शियल मतलब पब्लिक के लिए फाइनली वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया। तो ये फाइनल स्टेज होती है। वही पूछा था ना, विच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो आइडिया स्क्रीनिंग सबसे पहला स्टेज है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। प्रोडक्ट फाइनली डेवलप किया जाएगा, आइडिया की टेस्टिंग की जाएगी, फिर फाइनली प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, फिर उसकी भी टेस्टिंग होती है, और फाइनल लास्ट स्टेज है जब प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, सो सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए मैन्यू इन ए इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइन। तो होता क्या है, जब भी किसी जैसे लाइफ साइकिल होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो सेल हो रही है उसकी जो प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन हो गया, तो इस तरीके की स्टेजेस रहती है। तो बोला है कि जो मेच्योरिटी स्टेज है, जो कि हमारा डिक्लाइनिंग से पहले होता है। ठीक है, मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आता है। एट दिस स्टेज एफर्ट्स आर मेड टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होता क्या है कि मेच्योरिटी स्टेज के बाद, इन द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइन। मेच्योरिटी स्टेज के बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो सेल है वो डिक्लाइन यानी कम होने लगती है। इस चीज़ से निपटने के लिए क्या इसका किया जाता है, एफर्ट्स क्या लगाए जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की सेल कराई जाए, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मॉडिफाई किया जाता है, ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं। दिस इज अचीव टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की जो प्रोडक्ट है या तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी या स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ये बढ़ाया जा सके। बट शुड सच मॉडिफिकेशन, इस मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी आप इंप्रूव करेंगे, उसमें ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएंगे या रिलायबिलिटी को बढ़ाएंगे, या उस प्रोडक्ट की कोई अगर स्पीड है तो वो सब बढ़ाएंगे। तो ये किया जाता है। किस लिए? क्योंकि मेच्योरिटी के बाद उसकी जो सेल है वो डिक्लाइन होने लगती है, और उस डिक्लाइनिंग जो सेल्स है उसको लिए जो है एफर्ट्स किए जाते हैं कि ये जो सेल्स कम होने लगे, क्या किया जाए? तो उसका सोल्यूशन वही होता है कि उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, सो सी इसमें करेक्ट आंसर होगा।
प्रॉपर इसकी स्टेज चलती है, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का स्टेज, फिर ग्रोथ, उसमें प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, मेच्योरिटी में फाइनल जो है जितना ग्रोथ आनी होती है वो प्रोडक्ट में, मतलब जितना मार्केट में उसको बढ़ना होता है बढ़ जाता है, फिर डिक्लाइन जो कि लास्ट स्टेज रहता है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक डेफिनेशन दी गई है, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कि मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके का फंक्शन है, एंड ए सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, और कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर, की कस्टमर्स को वैल्यूबल चीज़ें, वैल्यूबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा सके, एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन सच ए वे दैट बेनिफिट, और कस्टमर को इस तरह से रिलेशन का, कस्टमर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इस तरह का रिलेशन हो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट हो, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन किसने दी, कि मार्केटिंग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस है और उसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर, कि हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे सके, अच्छे प्रोडक्ट दे सके, और कस्टमर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर का बेनिफिट हो सके। तो ये डेफिनेशन दी गई थी मार्केटिंग को लेके। किसने दी थी ये डेफिनेशन, वो थे हमारे फिलिप कॉटलर एंड गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग। बस आपको नाम याद रखना है, फिलिप कॉटलर एंड गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्केटिंग की ये डेफिनेशन दी थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ब्रांड इन इट्स पावर टू कैप्चर कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी। तो किसी भी चीज़ का अगर हम बात करें किसी भी ब्रांड इमेज की, तो एग्जैक्टली उसमें होता क्या है कि उसकी ब्रांड मतलब उसकी पावर है कि उसके जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस और लॉयल्टी बनी रहती है। The positive differential effect that knowing a brand name has on consumer response to a product is called brand equity. Brand equity का मतलब हुआ ब्रांड वैल्यू, बोलते हैं ना, कि किसी भी, कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, उसका आपने देखा लोगो कि अच्छा ये इस कंपनी का है, तो उसको देखते ही आपने बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, जिसको बोला जाता है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड रिप्रेजेंट कंज्यूमर परसेप्शन एंड फीलिंग अबाउट अ प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्रांडिंग इन केस ऑफ बैंक। बैंक के केस में, बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक का जो नाम है उससे पता लगा, जैसे बोलते हैं ना आपका खाता किस बैंक में, वो बोलेगा इस बैंक, अच्छा यहाँ ऐसी सर्विस है। तो बैंक का जो नाम है वो उसकी ब्रांड इमेज को दिखाता है, ब्रांड इक्विटी बैंक के नाम में होती है। इसमें और भी ऑप्शंस दिए हैं, बैंक का चेयरमैन बोला है, कितने सालों से सर्विस, बैंक कितने सालों से सर्विस कर रहा है, या बैंक का जो स्टाफ है वो ब्रांड एम्बेसडर होता है, ये सारे पॉइंट्स इसमें बोले हैं। तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, बैंक का स्टाफ चेंज हो सकता है, ठीक है, कितने नंबर्स, कितने टाइम से, कितने सालों से सर्विस कर रहे हैं लोग, या बैंक का चेयरमैन, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बैंक का नाम है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक बना रहता है। ठीक है। सो ब्रांड इक्विटी को ब्रांड, जो बैंक है, अगर बैंक की बात करें तो बैंक का नाम बताता है। नेक्स्ट, a college announced that if 100 students join and place order for their marketing textbook, their offer price will reduce from 500 to 450। तो होता क्या है कि ऑफर किया गया कि अगर 100 कॉलेज के बच्चे आते हैं, 100 बच्चे आते हैं और किताबें खरीदते हैं, कॉलेज के बच्चों को ये ऑफर दिया गया कि अगर 100 बच्चे आके किताबें खरीदते हैं, तो ऐसा ऑफर है कि एक किताब का जो टेक्स्ट बुक है उसका प्राइस 500 है, पर अगर आप 100 बच्चे खरीदेंगे, 100 स्टूडेंट्स खरीदेंगे, तो 500 नहीं, सिर्फ 450 देना पड़ेगा, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये, यानी कि प्राइस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो व्हाट प्राइसिंग मेथड आर दे यूजिंग, तो कौन सा प्राइसिंग मेथड यूज किया जा रहा है, तो नाम है सिंगल प्राइसिंग, ग्रुप प्राइसिंग। नाम से पता लग रहा है ग्रुप प्राइसिंग, मतलब अगर आप ग्रुप में खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, उसको बोला जाता है ग्रुप प्राइसिंग। ठीक है। सो उसमें ए हो गया आंसर। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी दुकान है, बड़ी दुकान है, और आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए शादी का सीजन, आपको बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, या आपके खुद के घर में शादी है, तो वो दुकान वाला क्या करता है आपको कि जैसे मान लो आपको बहुत सारी साड़ियाँ खरीदनी है और बहुत सारे सूट और भी ड्रेसेस खरीदनी है, शॉपिंग करनी है आपको शादी के लिए, तो बोलता है अच्छा आप 100 साड़ी लोगे तो हम आपको इतना इतना डिस्काउंट दे देंगे। वैसे तो एक साड़ी का कीमत 1000 है, पर आप 100 साड़ी लोगे तो एक साड़ी में आपको 800 या 900 में दे दूंगा, इस तरह से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्रुप प्राइसिंग। मतलब ग्रुप में आप आके ले रहे हैं, कि एक बंदा बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ ले रहा है, तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। सो ए इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है, it is a process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distributions of goods and services and idea that satisfy। So marketing का सबसे important point ये है that satisfy customer। क्यों कस्टमर सेटिस्फिकेशन जरूरी है? क्योंकि दो टर्म होती है, एक होता है मार्केटिंग, एक होता है सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये कस्टमर सेटिस्फिकेशन का। सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई आपके पास एक किताब है या एक कॉपी है, कुछ भी है, कोई एक प्रोडक्ट है, सेलिंग में देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेच दें। ठीक है। अभी कस्टमर दोबारा आए ना आए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे। अगर कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो अगली बार वो आएगा,
नहीं सेटिस्फाई तो डेफिनेटली वो आपकी दुकान में प्रोडक्ट खरीदने आपका जो भी उसको सामान लेना खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी सर्विस से जो आपने उसको प्रोडक्ट दिया उसकी वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, आपकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो यही बड़ा डिफरेंस होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी हम अपने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं, हमारा जो कस्टमर है फाइनली वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि भले ही बेनिफिट थोड़ा कम हो, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो लंबे टाइम तक कस्टमर रिटेन रहेगा, और वो भी अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को, किसी को भी आपका प्रोडक्ट लेना है तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगा। तो मार्केटिंग में उस बात का ध्यान रखा जाता है। सेलिंग में सिर्फ ये देखा जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दे, कस्टमर खुश है या दुखी, उससे कोई मतलब नहीं होता किसमें, सेलिंग में। लेकिन मार्केटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अल्टीमेट कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें स्पेशली पूछता है, जैसे आप कोई खाना कहीं से मंगाने वाले, जैसे स्विगी जोमेटो कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो, लास्ट में पूछते हैं कि रेटिंग बताइए। वन रेटिंग आपको रेटिंग देनी होती है, वो किस लिए? वो जानना चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जो कि खाना आपके लिए लेके आया होता है, उसकी सर्विस आप खुश हैं या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सर्विस अच्छी ना हो और उसकी वजह से उनकी जो चाहे स्विगी बोले या जोमेटो, उनकी इमेज को खराब हो सकता है। तो वो मार्केटिंग के तहत किया जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर बोला जाता है कि आप रेटिंग दीजिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 या 4 या 5 स्टार। अगर आपको अच्छा लगता है तो 5 स्टार देते हैं, अच्छा नहीं लगता तो आप 3 या 4 ऐसे कुछ भी देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? वो मार्केटिंग करते हैं, वो सेलिंग नहीं कर रहे। अगर वो सेलिंग कर रहे होते तो वो आपसे दोबारा फीडबैक नहीं पूछते, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट तो देना है, साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फिकेशन हो, वो खुश रहे। ठीक है, सो इसमें सी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है? प्रॉपर एनालाइज की जाती है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे ही स्टेप हमारे आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, एनालाइज किया जाएगा क्या क्या चीज़ कौन सी मार्केट है, क्या है, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। तो ई इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द लेबलिंग फंक्शन कैन बी। लेबल मतलब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसके बाहर प्रॉपर उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस आपको दिखती कि कैसा प्रोडक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और कैसे उसको यूज़ करना है, वो सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, वही होता है हमारा लेबलिंग। लेबलिंग मतलब लेबल की जाती है प्रोडक्ट पे। बोल रहा है कि ये जो लेबलिंग फंक्शन है उसके क्या क्या वो क्या होता है। इट इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ पैकेजिंग फॉर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट थ्रू ग्राफ्स। तो प्रोडक्ट्स को ग्राफ पिक्स के थ्रू और प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका प्रॉपर फोटो रहेगा बाहर से, और जो भी ब्रांडिंग होगी, ब्रांड इमेज वो रहेगा, और ग्राफिक्स के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ये लेबलिंग का जो फंक्शन है। और क्या, ये डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन बताता है प्रोडक्ट के बारे में, कि जैसा आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके बाहर लेबलिंग नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होता है, तो आपको क्या पता कि क्या इसका मैन्युफैक्चर डेट है, कब इसका एक्सपायरी डेट है। बहुत सारा डेटा आपको नहीं पता लगता, तो लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रहती है। और कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने किसने ब्लैक एंड वाइट, मान लीजिए कोई एक ऐसे प्रोडक्ट दे दिया जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, कुछ नहीं लिखा, एम्प्टी है, उसको देख के आपको क्या समझ में आएगा? जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा अंदर क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ है, प्रोडक्ट की लेवलिंग से हमें कुछ उसको ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम बाहर से पढ़ के बता सकते हैं अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ, कौन सी कंपनी का वो प्रोडक्ट है, कंपनी का लोगो सब उसमें रहता है। ठीक है, तो लेबलिंग में पूरा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है, वो कितने ग्राम प्रोडक्ट है या फिर उसका कितना वेट कितना है, वो मैन्युफैक्चर कब हुआ, वो एक्सपायरी डेट क्या है, और यूज़र इंस्ट्रक्शन कि इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे आपने कुछ खाने का प्रोडक्ट देखा होगा, उसमें प्रॉपर पीछे इंस्ट्रक्शन रहती है कि इसको ऐसे कीजिए, ऐसे मिलाइए, इस तरह से इसको बनाइए, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी रहती है ताकि जिनको नहीं भी मालूम इसको कैसे बनाना है तो वो देख के पढ़ के बना सकते हैं। और भी कुछ पर्टिकुलर जो ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए वो सारा कुछ लेबलिंग में मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके फंक्शंस हो गए, ए एंड बी। और ये सी में क्या था? लेबलिंग इज अ रिव्यू एंड रीडिजाइन प्रोडक्टली एज दे बिकम स्टेल ओवर अ पीरियड। बोल रहा है कि जो भी लेबलिंग का मतलब है कि दोबारा से डिजाइन करना, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पुरानी हो जाती है। ये पर्पस नहीं है, लेबलिंग तो हमेशा से रहती है, चाहे आप शुरुआत की बात करें चाहे लास्ट की बात करो, लेबलिंग हमेशा रहती है। इसलिए सी पॉइंट हमारा रूल आउट हो गया, ये इसमें लागू नहीं होता है। डी इसमें हमारा करेक्ट है। ए और बी जो हमने फीचर्स बोले ना, उससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन मिलती है लेबलिंग से, और पता लगता है क्या प्रोडक्ट है, कौन सा उसका मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फाइनली आप अपने प्रोडक्ट को आपने तो बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो अल्टीमेट कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उस तक आप कैसे पहुंचाओगे, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन।
सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर्स टू, इसका डेफिनेशन पूछ रहे क्या क्या मतलब है। इट इज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज। तो होता क्या है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। कैसे इंडिपेंडेंट? एक तो मान लीजिए एक किसी की फैक्ट्री होगी जो कि प्रोड्यूस करता होगा, वो किसी को बेचेगा बेचेगा मान लीजिए होलसेलर है जो कि पूरा फैक्ट्री से सारा सामान लिया, फिर वो आगे रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर फाइनली अपनी दुकान में रखेगा, या फिर रिटेलर आगे किसी दुकानदार को बेचेगा। तो ये पूरा बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, पर आपस में एक दूसरे के साथ ये इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं पर एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है उनकी। और अ, इस इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस यही है कि जो फाइनल कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा सके। जरूरी नहीं है जिसकी फैक्ट्री है वही दुकान खोल के बैठा है, वो अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट दुकान में कस्टमर को बेच रहा है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री वाले से होलसेलर खरीदेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, फिर रिटेलर से कोई शॉपकीपर वो खरीदेगा, और फाइनली जो हम और आप हैं कुछ भी सामान देते हैं तो डायरेक्ट हमें दुकान से मिलता है, पर दुकान में वो कहाँ से आ रहा है उससे पहले बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाइनली कैसे आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज कैन बी। प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज में क्या क्या हो सकता है? एक होता है पुश स्ट्रेटजी, एक होता है पुल स्ट्रेटजी। इन दोनों को ही हम बोलेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन। पर इसमें डिफरेंस क्या है? पुश स्ट्रेटजी, इट इज डायरेक्टेड एट द चैनल मेंबर्स टू इंड्यूस देम टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सेल टू द फाइनल कंज्यूमर। तो पुश स्ट्रेटजी में फाइनल कंज्यूमर को नहीं बल्कि जो चैनल के मेंबर्स है, जो मीडिएटर है, उनको मतलब इंड्यूस किया जाता है कि वो जो फाइनल कंज्यूमर है उन तक प्रोडक्ट को बेचे, वो होती है पुश स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटेजी में क्या होता है? इसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं जो फाइनल कंज्यूमर है उनको प्रोडक्ट मिले। ठीक है, वो होता है हमारा पुल स्ट्रेटेजी। इसमें डिफरेंस आपको मालूम हुआ? जैसे अक्सर हमने देखा होगा, पुल स्ट्रेटेजी का अच्छे से एग्जांपल आप समझ सकते हो, टीवी में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है। तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, हम आप है, हम उस जो टीवी में जो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आ रही है, हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए था जो जिसका हमें लगा कि इसका रिक्वायरमेंट इसके थ्रू फुलफिल हो जाएगा, तो हम उस प्रोडक्ट को दुकान में जाके खुद मांगते हैं। हम जैसे 10 लोगों ने और मान लीजिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी, तो वो 10 लोग जाके दुकान वाले से बोलेंगे हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। दुकान वाले के पास वो प्रोडक्ट नहीं भी होगा, पर उसने देखा इसकी तो इतनी डिमांड आ रही है, इस प्रोडक्ट के बारे में इतने सारे कस्टमर पूछ रहे हैं, तो मैं एक प्रोडक्ट रख लेता हूँ ताकि मेरा भी दुकान में जो प्रोडक्ट है वो बिक भी जाए, मेरा भी बेनिफिट और जो लोग मांग रहे हैं उनका भी बेनिफिट। तो उसको बोला जाता है पुल स्ट्रेटेजी। मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है उनको उनके ऊपर एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए। पुल में जो मीडिएटर है उन पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि आप उनको इंड्यूस कीजिए कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, तो इसमें पुश में जो मीडिएटर है उन पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, और पुल में जो फाइनल हमारे कंज्यूमर है उन पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। पुल का एग्जांपल मैंने बताया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर खुद उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, दुकान में जाके बोलते हैं हमें ये चाहिए, आप ये वाला प्रोडक्ट रखिए दुकान में, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो पुल स्ट्रेटेजी में आ जाता है। बोला इन केस ऑफ बैंक द पुल इज द वन विच इज मोर। बैंकों में पुल स्ट्रेटेजी ज्यादा रिलेवेंट है, एज इट सर्विसेज कैन नॉट जनरली बी पुश डाउन टू द कस्टमर। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने मीडिएटर को बोले कि फाइनली आप अपने कंज्यूमर से बोलिए कि बैंकों के प्रोडक्ट खरीदिए। जिसको एफडी कराना होगा, जिनको सेविंग बैंक वो खुद से करेगा। ठीक है, उनको उनके ऊपर ये पुश वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा काम नहीं करती। मीडिएटर में हम किसको बोलते हैं कि हमारे कंज्यूमर से बोलिए, वो काम नहीं करेगा। पुल स्ट्रेटेजी हमारे कंज्यूमर जो है डायरेक्टली अगर बैंक के पास आके इन्वॉल्व होते हैं, वो ज्यादा रिलेवेंट रहता है बैंकों के टर्म में। ठीक है, तो ये पुश और पुल स्ट्रेटजी ये दोनों ही हमारी प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजी में आ जाती है, और इसमें आपने डिफरेंस भी देख लिया। नेक्स्ट है, अ बैंक हैज क्रिएटेड अ बैंक हैज क्रिएटेड इन ए होटल और कॉर्नर दैट प्रोवाइड एटीएम, इंटरैक्टिव वीडियो मॉनिटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे बैंक का कोई स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू, एटीएम मशीन भी क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर सिस्टम ही है, इनके थ्रू कस्टमर खुद अपना अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज है खुद से अपने आप से कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही सारी सर्विसेज अवेल करता है। बैंक का कोई भी स्टाफ वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसको बोला जाता है वर्चुअल ब्रांच। ठीक है, कोई भी स्टाफ नहीं रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर्स, एटीएम ये रहेंगे, और वहीं से कस्टमर अपना खुद से ही बैंक की सर्विसेज अवेल कर लेगा, उसको बोला जाता है वर्चुअल ब्रांच। तो सी इसमें हो गया करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट आ गया डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या? हमने एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने मार्केटिंग और सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस बोला था कि मार्केटिंग का पर्पस है कि बस प्रोडक्ट को बेचना है, और साथ साथ ये भी देखना है कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है। जैसे आप स्विगी जोमेटो से कुछ भी मंगाते तो लास्ट में वो रेटिंग पूछता है, इसकी रेटिंग दीजिए 1 2 3 4 5, या फ्लिपकार्ट या अमेजन में आप शॉपिंग करते हैं वहाँ भी पूछता है रेटिंग दीजिए। तो वो मार्केटिंग के तहत है। सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग मान लीजिए आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा, कपड़े दुकान से खरीदे, तो वो शायद ही कोई दुकानदार होता होगा, कोई बड़ी अगर दुकान है तो वो शायद आपसे पूछे कि जब आपका बिलिंग हो रहा हो कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है। बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ सेलिंग करना है, बेचना है। मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में देखा जाता है कि प्रोडक्ट बेचे
और साथ साथ हमारे कस्टमर भी प्रॉपर खुश होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो यही थोड़ा डिफरेंस है। मार्केटिंग में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है और सेलिंग में नहीं देखा जाता।